ऑलराइट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शीट ऑनलाइन में तो सभी के पास है ना, ग्रुप में मैं भेज चुका हूँ। ओके, चलिए नाउ आई थिंक डीआई के लिए तो सभी को पता है। चलो, आज के जो क्वेश्चन है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ग्राफ पे है। कॉम्बिनेशन ग्राफ मतलब आपको एक क्वेश्चन में दो अलग अलग टाइप के ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में दो अलग टाइप के ग्राफ्स हैं और आपको दो ग्राफ्स को या चार्ट को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन आप उठाओगे तो उसमें पाई चार्ट और बार ग्राफ के भी क्वेश्चन होंगे, किसी में बार और लाइन के क्वेश्चन होंगे, किसी में डेटा आपको टेबल और लाइन दोनों के फॉर्मेट में मिलेगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में डबल डेटा रहेगा और आपको दोनों टाइप के ग्राफ या चार्ट को देख करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ग्राफ या मिक्स ग्राफ, जो मेजरली कई बार एग्जाम में एक आध सेट वैसा आ ही जाता है कि एक साथ दो बार ग्राफ या दो पाई चार्ट को देख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉशिंग मशीन मार्केट फॉर 5 different companies A, B, C, D and E in 2003. These are the only 5 companies in the period of 2002 to 2005. कितने साल के डेटा की वो बात कर रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 टू 2005 कितने साल होंगे? 4 साल। ठीक है, तो नीचे देखो बार ग्राफ में भी आपको जो डेटा गिवन है वो 4 साल का ही गिवन है। ठीक है, आपको बार ग्राफ में जो डेटा गिवन है वो 4 इयर्स का ही गिवन है, राइट नाउ। लेकिन जो पाई चार्ट आपके सामने है, इस पाई चार्ट में जो भी डेटा है या जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 2003 के लिए गिवन है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है। यानी कि मान लेते हैं चलो कि 2003 में टोटल मार्केट में 20,000 वॉशिंग मशीन थी। ठीक है, उन 20,000 में से ए टाइप की वॉशिंग मशीन थी 24%, बी टाइप की वॉशिंग मशीन थी 36%, डी टाइप की वॉशिंग मशीन है 22% और ई टाइप की वॉशिंग मशीन है 3%। क्लियर? किसका परसेंटेज नहीं गिवन है? सी का। बट ऐसा तो है नहीं कि निकाला नहीं जा सकता। टोटल परसेंटेज हमेशा हमारे लिए क्या होता है? 100। तो 100 में से बाकी 4 का आप सम करके माइनस करो, कितना आएगा? 85। तो यहां से अगर आप 85 माइनस करते हो तो सी का परसेंटेज कितना आएगा? मतलब अगर मान लो कि 2003 में पूरे मार्केट में 20,000 वॉशिंग मशीन बिकी है तो उसमें से 15% किसकी है? सी के लिए। तो आप अपने ग्राफ में या जहां पे भी आपके पास शीट है वहां पे आप ये अलग से लिख के रख लो कि सी का परसेंटेज है 15। क्लियर है यहां तक? लेकिन बार ग्राफ आपको जो गिवन है वो 2002 का, 3 का, 4 का, 5 का गिवन है, चारों साल का। बट पाई चार्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2003 के लिए है, ये याद रखना। गेटिंग? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सेल्स ऑफ कंपनी सी इन 2003? 2003 में कंपनी सी की सेल्स कितनी है? ठीक, अगर 2003 में मेरे को कंपनी सी की सेल्स निकालनी है तो उसके लिए पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल आपके बार ग्राफ में आप ध्यान से देखो 2003 में ये जो वैल्यूज आपको गिवन है नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन्स है ना, इसको 2003 के ग्राफ में देखो, ये जो वैल्यू आ रहा है ए का, ये कहाँ पे लाई कर रहा है? एग्जैक्ट 20 और 40 के बीच में, यानी 30,000। मतलब मैं बोल सकता हूँ ए की सेल्स कितनी है? 30,000। अब हमको ए का सेल्स भी गिवन है और ए का परसेंटेज भी गिवन है। ए का परसेंटेज कितना है? 24। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 24% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ 2003 इज नथिंग बट 30,000? भाई पूरे मार्केट में 2003 में जितनी भी वॉशिंग मशीन बिकी होंगी उनका 24% ए है, तो टोटल का 24% निकालूंगा तो वो ए आना चाहिए। और ए आपको ग्राफ में कितना गिवन है? 30,000। यहां से टोटल निकाल सकते हो। चलो पहले टोटल निकालो तो। 1,25,000।
करेक्ट। ठीक, तो आपका टोटल सेल्स आ जाएगा 2003 का एज 1,25,500। ये आ गया टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2003। अब उसमें से सी का शेयर कितना गिवन है आपको पाई चार्ट में, तो बस इसका 15% निकालिए, आपको सी का सेल्स मिल जाएगा। कितना आ रहा है, करेक्ट, 15% ऑफ 125,000 यानी 1,25,000, ये वैल्यू आपको मिलेगी 18,750। ना देखो, हमने एक छोटी सी मेहनत की है टोटल निकालने की, इस मेहनत को हम बचा सकते हैं। अब वो कैसे बचा सकते हैं वो भी देख लो। ठीक है, मेजरली हमने जो कैलकुलेशन किया, अगर मैं सिर्फ ये जो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख रहा हूं, 24/100 टाइम्स ऑफ टोटल इज 30,000 आएगा। यहीं से अगर मैं टोटल निकालूं तो ये इक्वेशन आपकी कुछ इस टाइप की बनेगी, 30,000 इंटू 100 अपॉन 24। ठीक है, और मैं इसी का 15% भी निकालना चाहता हूं, जो टोटल आ गया इसी का 15%, यही लिखूंगा। एट द एंड हो क्या रहा है, 100 100 कैंसल। आपको सिर्फ ये पोर्शन सॉल्व करना है। ये बेसिकली रेशियो मेथड से भी आ सकता है। रेशियो मेथड मतलब सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर मैं आपको बोलूं कि 10 रुपए में मुझे 5 पेन मिलती है, तो मेरे को ये बताओ तो 20 रुपए में कितनी पेन मिल पाएगी, है ना। वो हम कैसे करते हैं कि 5/10 इंटू 20, यही चीज करते हैं। या इसको हम रेशियो में भी ले सकते हैं कि 10 और 20 इज नथिंग बट इक्वल टू 5/x। तो एक चीज ये देखो कि जो भी 2003 की टोटल सेल्स है उसका 24% जो है वो ए का वैल्यू है, एंड दैट इज नथिंग बट 30,000। तो उसी टोटल का अगर मुझे सी निकालना है तो वो कितना होगा, 15%। तो अगर किसी टोटल का 24% 30,000 है तो उसी टोटल का 15% कितना होगा। ये रेशियो मेथड यूज करके आप बिना टोटल की वैल्यू निकाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। गेटिंग, और यहाँ पे भी ये परसेंट के साइन एट द एंड आएगा, वही देख लो, x इक्वल टू 30,000 इंटू 24 अपॉन 15, जो मैं अभी यहाँ पे करके बताया था। ठीक, तो वो टोटल निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर दोनों तरफ का परसेंटेज गिवन है तो जस्ट फाइंड आउट द रेशियोज। ठीक, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज 18,750। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। What was the average sales of company B during the given period? आपको कंपनी बी का एवरेज सेल्स निकालना है, तो उसके लिए तो मेरे को पहले पूरा सम निकालना पड़ेगा 4 साल का। 4 साल का डेटा देखते हैं, जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये। अब इसको थोड़ा सा आपको एकदम ज्यादा भी नहीं बढ़ा, थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 20 और 40 का मिड क्या आएगा, 30 यहाँ पे, लेकिन ये जो बी है ये इन दोनों के भी मिड में जा रहा है, 35। तो बी की वैल्यू 2002 में हो जाएगी 35,000। सेम वैसे ही आप इसको भी देखोगे तो ये 50 और 60, 50 और 40 के भी मिड में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 45। सेम इसको भी देखोगे 65, और ये तो प्रॉपर टॉप पे ही है, दैट इज 80। तो ये चार वैल्यूज हैं, 35,000, 45,000, 65,000 एंड 80,000। इन चारों को ऐड करो एंड देन डिवाइडेड बाय 4। हाँ, और अगर थोड़ा आसान करना है तो सब में 3 जीरो तो कॉमन है ना, अभी के लिए नेग्लेक्ट कर दो, तो मैं सिर्फ ऐड करूंगा। हाँ, 35, 45, 65 एंड 80, और इनका सम करने के बाद डिवाइडेड बाय, ओके, 225, हाँ ठीक है, 225 डिवाइड बाय 4 आएगा, तो 4 5 एंड 4, हाँ ठीक है,
56,250 आएगा। करेक्ट, ठीक, क्योंकि आपका पूरा सम आने वाला है 2,25,000। इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 56250, which is nothing but option C। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी ए ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ना सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट निकालने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनिशियली कंपनी ए का सेल्स कितना था, कितना, करेक्ट 25,000, और सबसे आखिरी में जाके कितना हुआ 60,000। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि कितने परसेंट का इंक्रीज आ रहा है, पहले तो वो निकालो। ऑब्वियसली परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला आपको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। निकालिए 60,000 माइनस 25,000 अपॉन 25, क्या कितना आ रहा है, करेक्ट 5,000, हाँ ठीक है 140% आएगा। हाँ वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रोथ रेट का मीनिंग यही होता है कि आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, या कितने परसेंट से आपकी वैल्यू बढ़ रही है यानी ग्रो कर रही है, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। ना आपका टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना आया 140% का, कहां से कहां तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 टू 2000। अब मेरे को ये बताओ ये कितने साल का गैप है, गैप, गैप 3 साल का है ना, ठीक है। 2002 से 3, फिर 3 से 4 और फिर 4 से 5, कितने ईयर का गैप हुआ। अब देखो मैंने ये देखा कि ये जो 140% का मेरे को ग्रोथ मिला है, ये कितने साल में मिला है, 3 साल में, 4 साल में नहीं बोल सकते। सीधी सी बात है, अगर तुम 2002 में पैदा हुए हो तो 2010 तक कितने साल के हो गए, 8 साल के ना, जिस साल पैदा होते हैं उसको थोड़ी गिनते हैं। तो सेम है, कंपनी चालू हुई 2002 में और चलिए 2005 तक, तो 3 साल कंपनी रन हुई ना, मतलब गैप 3 साल का आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि 140% की ग्रोथ हुई है कितने साल में, 3 इयर्स में। अब अगर मुझे एवरेज ग्रोथ रेट निकालना है तो उसके लिए हम करेंगे 140 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 140 डिवाइड बाय 3 मेरे को निकाल के बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर कंपनी ने 3 साल में 140% की ग्रोथ की है, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 46.67% की ग्रोथ हुई होगी। वही, ये जो वर्ड लिखा है सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, इसको 3 तरीके से बोलता है, या तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट भी बोलेगा, ठीक, या फिर वर्ड यूज कर देगा सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, या फिर ये भी बोल सकता है एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। तीनों का मीनिंग एक ही है, सिंपल बोले या एवरेज बोले दोनों का मतलब एक ही है कि आपको सिंपल के लिए एवरेज निकालना ही पड़ेगा। तो हम बस यही देखते हैं कि पहले साल और आखिरी साल में कितने परसेंट का चेंज है, वो परसेंटेज चेंज निकालेंगे डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, नहीं गैप ऑफ ईयर्स। अगर आपको 2002 से 2008 तक का डेटा है तो कितने गैप हुआ, 2002 से 2008 तक कितना गैप हुआ, 2 से 8 तक 6 साल ना। तो जो भी आपका परसेंटेज आएगा उसको आप डिवाइड करोगे बाय 6, क्लियर। इसलिए मैं यहाँ पे बताया कि 1 2 3, इसलिए बनाया ही शुरू में था कि ये 1 बार चढ़ा, 2 बार चढ़ा, 3 बार चढ़ा, तो गैप भी कितने का आया, सबसे आसान तरीका, क्लियर। तो आपका आंसर है 46.67। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
What was the sales of company E in 2004? करेक्ट, क्योंकि देखो पहले क्वेश्चन में जैसे उसने सी का पूछा था तो मैंने सी का निकाल लिया था, क्यों? क्योंकि डेटा भी 2003 का प्रेजेंट है और पाई चार्ट भी 2003 का ही प्रेजेंट है। यहाँ पे वो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है 2004 का। 2004 का ए और बी का तो पता है, लेकिन उसके लिए ई का पता लगाने के लिए 2004 का भी पाई चार्ट चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए आंसर क्लियरली होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉशिंग मशीन इन 2003। पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिए थे, वो आंसर आपका आ जाएगा 1,25,000। हाँ, उस समय तो रेशियो निकाला था, बट इनिशियली मेथड बताया भी था। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ in the next question, the bar graph given below shows the total runs scored by Sachin Tendulkar during the period 1995 to 2000। ठीक है, 6 साल का डेटा है आपके पास और हर साल का कितना रन बनाया वो आपको डायरेक्टली ऐसे ग्राफ में देखने की जरूरत नहीं कि हाँ लेवल कहाँ पे जा रहा है, सीधा वैल्यू उसने दे दिया है। The table given below shows the runs scored by Sachin against the given countries during the given period. The negative given in the table shows that Sachin Tendulkar does not play any match against that country in the year। अब एक और टेबल देखो, उसमें आपको बोल रहा है टोटल मैचेस प्लेड हर साल का। ठीक है, अब देखो उसने कितने रन्स बनाए हैं वो बात की बात है, उस पहले वाले को या ग्राफ को हम बाद में देखेंगे। मेजरली मैं आपको बताता हूँ ये वाला, जैसे सचिन तेंदुलकर ने मान लो पहले वाले ईयर में 1000 रन बनाए फॉर एग्जांपल, तो उसने किस किस कंट्री के अगेंस्ट मैचेस खेल के बनाए हैं ये गिवन है। लेकिन अगर कहीं पे डैश गिवन है मतलब उस साल उसने उस कंट्री के साथ मैच खेला ही नहीं है, बट कुछ डेटा मिसिंग है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 1995 में कितने रन बनाया है? 1000 में से श्रीलंका के अगेंस्ट 150, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 100, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200, पाकिस्तान के अगेंस्ट 200 और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 150। टोटल कितना आया? 800। तो रिमेनिंग कितना होगा? वो इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो जो क्वेश्चन मार्क है दैट कैन बी डिटरमाइंड, बट डैश वाला इज नथिंग कि वहां पे उसने मैच खेला ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो सारे क्वेश्चन मार्क निकाल के बताओ तो मेरे को, पहले मेरे को सारे क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बताओ। लिख लो भले साइड में आप, क्योंकि मैं यहाँ पे रब कर दूंगा बाद में तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंग्लैंड के अगेंस्ट इसने मैच खेला है 1995 में, इसकी वैल्यू थी 200। वैसे 1996 का कितना आ रहा है? वो 200 आ रहा है। हाँ ठीक है, उसके बाद 1997 का ऑस्ट्रेलिया, हाँ ठीक है, हाँ उसके बाद 1998 150, हाँ ठीक है, उसके बाद ठीक है 300, हाँ ठीक है, ठीक है 200 200 200 150 100 और 300। ठीक है, तो ये आप कॉपी में लिख के रख लो, क्योंकि मैं रब कर दूंगा तो फिर मेरे को ध्यान नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, आप देखिए इस पे बेस्ड, बाय व्हाट परसेंटेज is the runs scored
by Sachin against Australia higher than those against Pakistan? कोई ईयर स्पेसिफाई कर रहा है क्या? नहीं, मतलब आपको पूरे ईयर्स का टोटल लेना है। मतलब यहाँ पे जो पाकिस्तान का पूरे 5 साल का या 6 साल का सम आएगा, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का जो पूरे 6 साल का सम आएगा, दोनों का सम निकालोगे और कंपेयर करोगे कि ऑस्ट्रेलिया का सम जो है वो पाकिस्तान का सम से कितने परसेंट ज्यादा है। तो पहले तो सम निकालो। अब उसके लिए बीच वाली वैल्यूज चाहिए। जैसे पाकिस्तान का ये था 200 और ये था 100, यही था ना, और इसमें ये था 200 और लास्ट वाला था 300। पहले पाकिस्तान का पूरा सम निकाल के बताओ। पाकिस्तान का 1100 पाकिस्तान का आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का 1350। तो ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल रन उसने स्कोर किया है, इट इज हाउ मच परसेंट हायर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया माइनस पाकिस्तान कंपेयर्ड बाय पाकिस्तान इनटू 100, दैट इज नथिंग बट 1350 माइनस 1100 अपॉन 1100 इनटू 100। चलिए निकालिए। 250 का गैप आ रहा है, ठीक है 20, करेक्ट 22.72 आएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the average runs scored by Sachin per match against South Africa is highest in। देखो मैं सीधी सी बात ये देख रहा हूँ कि उसने 1995 में कितने रन्स बनाए थे, ऊपर आपको गिवन है ग्राफ में 1000। 1996 में कितना था? 900, ऐसा गिवन है ना। अब लेकिन आप देखो कि अगर कोई इंसान 1000 रन बना रहा है तो 1000 रन के लिए मैचेस कितने खेल रहा है? 20। तो एवरेज रन्स पर मैच अगर मैं निकालूंगा तो वो निकालूंगा 1000 बाय 20 पर ईयर। हर साल का निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट वहां पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज रन स्कोर्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चलो 1995 में 200 रन बनाए हैं, लेकिन 20 मैचेस में से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कितने खेला ये पता है क्या? 3 भी खेल सकता है, 6 भी खेल सकता है ना। तो 200 को किससे डिवाइड करूं? ऐसे हर साल का डिवीजन भी नहीं हो पाएगा। तो आपका आंसर क्लियरली होगा ऑप्शन डी, दैट इज कैन नॉट बी। अगर मैं आपको बोलूं कि 1000 रन को बनाया है, लेकिन कितने मैचेस खेल के? 20 मैचेस, बट 20 मैचेस तो थ्रू आउट द ईयर खेला है, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं 1000 बाय 20, दैट इज 15 रन्स पर मैच। बट वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बना रहा है 200 रन। लेकिन अगर मेरे को साउथ अफ्रीका का एवरेज रन निकालना है कि वो उस में हर साउथ अफ्रीका के हर मैच में एवरेज रन कितने बनाया है, तो उसके लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि उसने 20 में से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कितने मैचेस खेले। वो नहीं पता है टेबल में। तो भाई 200 को मैं डिवाइड करूं तो किससे करूं? 3 से, 4 से, 6 से, 10 से। तो वैसे ही हर साल का भी एवरेज रन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन कंट्रीज के पर्टिकुलर नंबर ऑफ मैचेस गिवन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टोटल रन स्कोर्ड बाय सचिन अगेंस्ट इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का टोटल निकालना है 650। ये पहला तो 200 था और ये वाला ये 150 था ना। ठीक है, तो 200, 400, 500, हाँ ठीक है 650 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक, अगला 9th क्वेश्चन, परसेंटेज इंक्रीज इन द रन स्कोर्ड बाय सचिन ओवर द प्रीवियस ईयर इज हाईएस्ट इन। अब इसके लिए आपको ये ग्राफ देखना है।
यहाँ से हर साल का चेक करना है कि कब परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज्यादा है। जैसे यहाँ पे हो रहा है डिक्रीज, हाँ इंक्रीज है फिर इंक्रीज है। अब इसको चेक करने का सबसे इजी और शॉर्टकट तरीका, अगर आप एक एक साल का परसेंटेज इंक्रीज निकालते रहोगे तो हो गया टाइम। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये कि जैसे मान लो आप इसका ये राइट हैंड साइड का कॉर्नर ले लो, तो इसका भी राइट हैंड साइड, इसका भी राइट हैंड साइड, फिर इसका भी राइट हैंड साइड होगा, तो ये सारे कॉर्नर्स को आप एक साथ लाइन बना लो। तो आप ये देखो कि जब लाइन सबसे ज्यादा स्टीप होगी परसेंटेज इंक्रीज वहां पे सबसे हाईएस्ट होगा, और लाइन जहां जितनी थोड़ी स्लैंट कम होता जाएगा उतना ही लो होगा। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हमें यहीं पे मिल रहा है। खत्म। तो 1999 से 2000 तक का जो परसेंटेज इंक्रीज है वो सबसे हाईएस्ट है। तो उसमें भी जो हम आंसर लेंगे वो लेंगे 2000, क्योंकि हमेशा करंट ईयर लेते हैं। करंट ईयर मतलब 99 और 2000 में रिसेंट ईयर कौन सा होगा? 2000। तो आपका आंसर भी होगा, बस एक बार में खत्म। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। If any batsman who scores on an average और मोर रन्स, मतलब एवरेज रन्स अगर वो 50 या 50 से ज्यादा स्कोर करता है किसी भी साल में, देन ही विल बी गिवन क्रिकेट सम्राट अवार्ड। इन हाउ मेनी इयर्स डिड सचिन विन दिस अवार्ड? अब पहले तो ये देखना है कि उसका हर साल का एवरेज रन्स कितना आता है। जैसे अगर मैं 1999 का देखूं तो उसका एवरेज आएगा 1000 रन्स डिवाइड बाय कितने मैचेस वो खेला है, 20। तो एवरेज कितना आया 50। उसने बोला कि मेरे को या तो उसका एवरेज रन 50 चाहिए या 50 से ज्यादा होना चाहिए, बट मिनिमम कितना है 50। तो 1999 में क्रिकेट सम्राट अवार्ड मिलेगा। सेम चेक फॉर 1996, 900 रन स्कोर किया है इन हाउ मेनी मैचेस। अब देखो सॉल्व भी मत करो, 1000/20 कितना आ रहा है 50। इसमें आपका न्यूमरेटर गिर गया और डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन इससे आपका न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो उल्टा फ्रैक्शन छोटा ही आएगा, मतलब ये तो लेस देन 50 आएगा, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप चेक करिए 1997 में 1200 रन्स डिवाइडेड बाय 25 मैचेस कितना आएगा 48। तो यहां पे भी नहीं मिल सकता, तो ऐसे चेक करो कितनी बार मिलेगा। 1300/25, हाँ ये 52 आ जाएगा क्या? 700/12, 5 से ज्यादा ही जाएगा, और 1200/20 ये भी 60 आ रहा है। ठीक है, तो उसको ओवरऑल 1995 में मिला है, 98 में मिला है, 99 में मिला है और 2000 में मिला है। इन 4 साल में आएगा। हाँ सॉरी, मतलब पहला वाला ईयर 95 था, मैं 99 लिख दिया हूँ। थैंक यू मानवी। ठीक है, तो ये 4 साल में आपको मिलेगा, तो आंसर आएगा 4, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब अगला ग्राफ देखिए। द बार ग्राफ given below shows the cost of production in lakh rupees during the period 1993 to 1998. Now the data is for 6 years again. Cost of production आपको बता रहा है like 120 लाख, 160 लाख, फिर ये भी आपका कहीं मिड पे आ रहा है। अब देखो 120 और 160 का मिड क्या आता है 140। हाँ, और उस 140 और 120 का मिड भी क्या आएगा 130। तो ये जो 30 थर्ड वाली जो वैल्यू है दैट विल बी 130 लाख। ठीक है, वैसे ही आपको एक एक को चेक करना है कि क्या आ रही है मिड वैल्यू, पर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक लाइन ग्राफ में आपको गिवन है प्रॉफिट का परसेंटेज। नाउ बिफोर मूविंग अहेड एक सिंपल सा लॉजिक बता दे रहा हूँ। एक मिनट, हाँ बोलो।
ठीक है, लाइक मान लेते हैं, चलो फॉर एग्जांपल 1996 में कंपनी का प्रोडक्शन था 140 लाख, मैं डेटा पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं रैंडमली बोल रहा हूं, ठीक है। और आपको लाइन ग्राफ में गिवन है कि उसी साल का प्रॉफिट परसेंटेज है 40%, लेट्स सपोज। तो ये जो आपको गिवन है दिस इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस। आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज लॉस जो बेसिक्स आप पढ़े होंगे, तीन चीजें होती है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, तीसरा होता है प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। अगर मैं बोलूं कि मेरे को खरीदने पे पड़ा है 140 लाख का और मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है कंपनी का 40%, तो सेल्स या रेवेन्यू दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। सेल्स या रेवेन्यू ये दोनों एक ही चीज होती है, विच इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। तो वो हम निकालेंगे एज 140 प्लस 40% ऑफ 140। हम पहले तो 140 40% निकालेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट है और उसको उसी में ऐड करेंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगी उस साल की सेल्स। तो किसी भी साल का अगर आपको सेल्स निकालना है तो आप उसका प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करोगे। क्लियर? यही मेन उस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। चलो ट्राई करो। कितने क्वेश्चन थे इसमें? 5। टेक 5 मिनट्स, इत्मीनान से ट्राई करो, पहले करो खुद से, फिर मैं बताऊंगा। चलो 2 सेट में बता ही चुका हूँ, ये पहले ट्राई करो आप लोग खुद।
कैलकुलेट। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वाज मैक्सिमम। अब मेरे को प्रॉफिट निकालना है और वो मेजरली मेरे को कंपेयर करने बोल रहा है 4 साल का। कौन कौन से 4 साल है पहले हम वो लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको 6 के 6 साल का निकालने की जरूरत नहीं है। तो 1997, 94, 98 और 1995 ना। देखो आप हर एक साल का अगर प्रॉफिट निकालते हो, चलो फॉर एग्जांपल मैं 94 का पहले निकालता हूं, तो 15% ऑफ 160 यही करना है। वैसे ही 95 का निकालोगे तो 22.5% ऑफ ऑलमोस्ट 140 के आसपास आएगा, सॉरी 140 नहीं 130 के नियर अबाउट आएगा, है ना, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्ट बट उतने के आसपास आएगा। वैसे ही आप 1997 का निकालोगे तो वो आएगा 20% ऑफ नियर अबाउट 190, और लास्ट निकालोगे 1998 का तो वो आएगा 27.5% ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1। अब देखो मेजरली आपको सिर्फ क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक सिंपल सा हिसाब ये कहता है कि अगर मैं 100 का 20% निकालूं तो वो कितना आता है 20, लेकिन अगर मैं 150 का 30% निकालूं तो वो कितना आएगा। मैं परसेंट भी बढ़ाया और ये भी बढ़ाया हूं ना, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। आप सबसे पहले इनमें कंपैरिजन करो, ये 15% ऑफ 160 है, ये 20% ऑफ 190 है, परसेंट भी बढ़ा वैल्यू भी बढ़ी, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, ये वाला, तो ये वही नेगलेक्ट। वैसे ही 22.5 ऑफ 130 एंड 27.5 ऑफ 150, इन दोनों में भी ये नेगलेक्ट होगा, तो आपके पास कौन से दो ऑप्शन बचते हैं, ये दोनों, एक 20% वाला और एक 27, यानी 97 या 98 में से कोई एक ही वैल्यू निकालनी है, दोनों चारों की चारों वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इजी आपको यही है कि 4 की जगह आप दो वैल्यूज कैलकुलेट करिए। 20% ऑफ 190 कितना आएगा 38, और ये निकालोगे 27% कितना आ रहा है 41 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा आ रहा है 98, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ईयर 1998 जो है वो ऑप्शन, ठीक, एग्जैक्टली पूरे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, पहले कंपेयर कर लो फिर काम करो, सबसे आसान तरीका वही है टाइम बचाने का। 15% ऑफ 160, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एवरेज एक्सपेंडिचर बोल रहा है ना, ओके हाँ, तो ये तो आप पूरा ऐड करोगे, सम कितना आ रहा है 9, ठीक है, तो डिवाइड बाय 6, हाँ ठीक है, करेक्ट, 920 बाय 6 आएगा, 615 का 90 एंड 153 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है, 920 नियर अबाउट 930 भी चलेगा, वो उतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, in which of the following years the percentage increase or decrease in the profit percent from the previous year was minimum। ओके, आपको प्रॉफिट परसेंट में देखना है कि ये जो ग्राफ्स है इनका परसेंटेज इंक्रीज सबसे कम कहां पे है। पहली बात तो बोल रहा है इंक्रीज या डिक्रीज, ये ग्राफ को देखना है आपको और कुछ नहीं। इसमें किस ईयर के बीच की लाइन सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल है, सबसे लोएस्ट वही होगा 96 से 97 तक ना, उसमें भी करंट ईयर कौन सा है, आपका आंसर क्लियरली होगा 97, खत्म। हाँ ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1997 एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, तो ऑप्शन सी। देन 1994 की इनकम निकालने बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, क्या बात है, इनटू 1.15, ठीक है, 184 आ रहे हैं, 184 आएगा ना, हाँ ठीक है, 184 लाख आएगा, करेक्ट।
देन इफ द प्रॉफिट, अच्छा मतलब वो चेंज ही कर रहा है कि अगर 1997 का प्रॉफिट परसेंटेज 25% होता 20 की जगह, then what would have been the expenditure in that year? ठीक है, करेक्ट, ठीक है। 190 का 25% बढ़ाना रहेगा, ठीक है। 190 का 25% आप बढ़ाओगे तो आ जाएगा 230 आ रहा है ना, 237 पॉइंट, करेक्ट, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो बाकी लोग सॉल्व करो। मेघा उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 1997 का प्रॉफिट परसेंटेज 25 होता तो फिर उस साल का वैल्यू कितना आता इंक्रीज करने पे। तो ये देखो आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1997 की, 190 लाख। ये प्रॉफिट परसेंटेज जो 20 है उसकी जगह अगर वो 25 होता, मतलब आप 190 का 25% इंक्रीज करोगे, ठीक है। ओनली 5% इंक्रीज हो रहा है ना, 20% से 5, 20%, 20% प्रॉफिट तो पहले भी था, अब 25 हो गया ना, तो 5% इंक्रीज हो रहा है। वो बोल रहा है इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इन 1997 वाज 25%, अगर वो 20 की जगह 25 होता तो इफ इट वुड हैव बीन ना, वो तो क्लियर बोल रहा है कि इफ द प्रॉफिट परसेंटेज वाज 25 देन व्हाट वुड हैव बीन द एक्सपेंडिचर। तो आपको उस पे 25% बढ़ाना है। अगर 20 की जगह 25 होता तो आप 25 बढ़ाते ना। हम इंक्रीज कितना कर रहे हैं परसेंटेज, यहाँ पे 20 गिवन है क्वेश्चन में, ग्राफ में, बट वो बोल रहा है कि अगर, उसने बोला इफ मतलब कंडीशनल है ना, तो आप 190 का 25% बढ़ाओगे, ओके सर। ठीक है। तो वो आपका 237.5 आ जाएगा। अब क्लियर? यस सर। ओके, चलिए अगला बनाइए। Now, in the next question, it is given the table given below shows the number of candidates in lakh who appeared in an entrance exam from 6 different cities. 6 अलग cities में entrance exam देने वाले बच्चों का count given है आपको, ठीक है। अब उसमें आपको गिवन है द टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड एंड फेल्ड। फॉर एग्जांपल सिटी ए में कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 1.25 लाख। उसको बोलने को तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना 1,25,000। इसमें से पास और फेल का रेशियो है 7:4, यानी अगर मुझे पासिंग स्टूडेंट्स का काउंट निकालना है मान लो, तो वो निकालूंगा 7/7 + 4 11 टाइम्स ऑफ 1,25,000, ठीक। ऐसा आप हर एक सिटी के लिए निकाल सकते हो डिपेंडिंग की क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, राइट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। What is the ratio of the number of candidates failed from city D to that of those failed in city A? मतलब आपको सिटी डी के फेल अपॉन सिटी ए के फेल का रेशियो निकालना है। अब आप वैल्यू पूरी पूरी मत निकालो, अगर मेरे को डी का फेलिंग निकालना है तो उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3/4 टाइम्स ऑफ, है ना। और ए का फेलिंग क्या होगा 3/10 होगा, सॉरी हाँ 3/10 होगा, 11 नहीं होगा। तो 3/10 टाइम्स ऑफ 1 पॉइंट, आपको दोनों का रेशियो बोला है, तो मतलब इन दोनों को भी आप फाइनली आपस में डिवाइड कर दो, तो देखो 3 डायरेक्टली कट जाएगा, 3 आपस में कट जाएगा। ये फाइनल फ्रैक्शन आपको कुछ ऐसा मिलेगा 2.27 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 1.25। ये 1.25 इसके साथ हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा।
हाँ डेसिमल्स भी आप हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ भी 2 डेसिमल है, यहाँ भी 2 डेसिमल है, वो आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों के डेसिमल हटा देता हूँ तो जैसे ये बचेगा 227 और ये बचेगा 125। इसको भी आप फर्दर कैंसिल करो, 525 जा 5 2 जा और 2 2 जा। तो अब न्यूमरेटर तो कैंसिल कैंसिल नहीं हो सकता, 227 है, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 25 into 2 50। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 227:50। हाँ मैसेज किया उसको। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ाइए। Question number 17. The number of candidates appearing for the exam from city C is what percent of the number of candidates appearing for the exam from city B rounded off to the nearest integer? मतलब सिटी सी में कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए? सी में 1.08। इसको कंपेयर करना है बी से, यानी 3 दोनों के डेसिमल हटा दो तो 108 अपॉन 314 इंटू 100। ये भी आपको नियरेस्ट इंटीजर पे लाना है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे 2 से कैंसिल करूं तो 54 जा, ये कैंसिल होगा तो 157। 34 नियर अबाउट 30% या 35% के आसपास आंसर आएगा। अब उसको भी आप कैसे नियरेस्ट कर सकते हो, देखो मैं अभी इसको राउंड ऑफ करके 50 ले लेता हूँ और इसको राउंड ऑफ करके 150 ले लेता हूँ, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो सकता है? 3 टाइम्स। तो 1/3 इंटू 100, ये लगभग 33% कुछ आता है। उसके सबसे आसपास का आंसर कौन सा है? 30। खत्म, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। The number of candidates passed in exam in city F is what percent of the total number of candidates appearing from all the cities taken together? अब देखो F का पहले पासिंग निकालना है, डिवाइड बाय पूरा टोटल। हाँ F इंक्लूड होगा, तो F का पासिंग कितना होगा? 7/12 टाइम्स ऑफ 2.73 डिवाइड बाय, अब तो पहले आपको ये पूरा ऐड करना पड़ेगा। कितना है? ओके 1 2 4 5 7 8 10 10 11 12, हाँ नियर अबाउट 12.3 कुछ या 12.4 कुछ आएगा। हाँ मैं अप्रोक्सीमेट पे ही जा रहा हूँ। हाँ कुछ भी, मतलब आप उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या आप 12.3 लिखो चाहे 12.4 लिखो, इट वोंट मैटर अलॉट। आपके मेजरली वैल्यू ऐसी हो जाएगी 7 इंटू 2.73 अपॉन 12 इंटू 12.4 और फिर इंटू 100। तो आपको करना ही पड़ेगा परसेंट निकालने के लिए, तो वो भी डेसिमल्स आप रिमूव कर सकते हो, अब इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, वो राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल्स बोल रहा है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सारे परसेंटेजेस बहुत अलग अलग है, एक 10 है, एक 11 कुछ है, एक 12 पे है, एक 14 पे कुछ है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। टोटल पूरा ये जो कैंडिडेट्स गिवन है पूरे 6 सिटीज के, इसको ऐड करना है। उसने वही बोला ना, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फ्रॉम ऑल द सिटीज टेकन टुगेदर।
12.8 कुछ आएगा, ठीक है 12.84 आ रहा है, तो आपका नियरेस्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 12.9। ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, विच इज ऑप्शन ए। कोई इशू नहीं। 19 का बोल रहा है which city has the highest number of candidates failed the entrance exam। अब वो भी इन 4 में पूछ रहा है, तो 6 सिटीज का चेक करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करो। हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड बोल रहा है। जैसे अगर मान लो मेरे को सिटी एफ का निकालना भी है, तो एफ के फेल्ड कैसे निकालूंगा, 5/12 टाइम्स ऑफ 2.73 ना। तो पहले एक वो निकालो, 5/12 टाइम्स ऑफ 2.73। वैसे ही आपको एक ऑप्शन जो गिवन है दैट इज सी, तो सी में अगर आपको निकालना है तो सी का कितना होगा, 5/9 टाइम्स ऑफ 1.08। वैसे ही थर्ड ऑप्शन है बी, तो बी का निकालोगे तो 3/8 टाइम्स ऑफ 3.14। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन में आपको कंपनी या सिटी डी का बोल रहा है, तो डी का निकालोगे तो 3/4 टाइम्स ऑफ 2.27। ये चारों वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है और इनका निकालना है। कौन सा आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी बोल रहे हो कि सिटी बी बोल रहे हो? हाँ 3/4 to 2.27 जो लिखो, मैं ऑप्शन के हिसाब से लिखा हूँ। ये जैसे एफ का ही है, ये सी का ही है, ये बी का ही है और ये डी का ही लिखा हूँ मैं। करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली अगर हम परसेंटेज जैसे देखो, अगर मैं 5/12 निकालता हूँ, 5/12 आपका ऑलमोस्ट नियर अबाउट 40% के आसपास, नहीं 40% से भी कम का रहा वैल्यू। वैसे ही 5/9 निकालूंगा, ठीक है, तो 5/9 भी आपका कितना आता है, 50% के आसपास आता है। 3/8 जो आता है ये 37.5%, लेकिन 3/4 जो आ रहा है ये आता है 75। तो आप परसेंटेजेस के हिसाब से देखो तो इसका परसेंट सबसे हाई है, और ये जो वैल्यूज है ये कहीं ना कहीं आसपास ही है, लेकिन इसका परसेंट सबसे कम है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्लियरली परसेंट के हिसाब से भी जा सकते हो कि हाईएस्ट वैल्यू 3/4 ही आएगी अगर आप फ्रैक्शंस को नियर अबाउट परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो। ठीक, तो आएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज सिटी डी के लिए। ठीक है, चलिए अगला, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन ई। तो ई का पासिंग निकालना है, तो 3/5 टाइम्स ऑफ 1.8
8 5, ये तो पहली बात कैंसिल हो जाएगा, 5 3 बचेगा 5 7 मतलब 37,000 इंटू 3। अब इसका टेक्निक ध्यान से देखो, लास्ट में कितना चाहिए 30, वो तो फिक्स आएगा, और 7 3 क्या होता है 3 बार। हाँ वो भी है, बट मेरे को मेजरली ये देखना है कि 37,000 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है, 30 तो चाहिए, 1 डिजिट बनाएगा, मैं तो उसी दिमाग पे जाऊंगा, मेरे को फालतू की मेहनत नहीं करनी है, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, पाई चार्ट है, चलो रीड करो, सॉल्व करो। हम्म, हाँ आपको पाई चार्ट में गिवन है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ टू आइटम्स 1 एंड 2 प्रोड्यूस्ड बाय 7 कंपनी, मतलब हाँ ये जो परसेंटेज गिवन है उसमें ऐसा नहीं कि उसमें से 1 के इतने होंगे 2 के इतने होंगे, वो ओवरऑल गिवन है आपको कंपनी का। पाई चार्ट में आपको ये गिवन है कि सातों कंपनीज का मिला के टोटल खर्चा कितना आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 करोड़, तो अब उसमें से भी ए का खर्चा 15%, बी का 11, ऐसे करके आपको सभी का गिवन है। परसेंटेज भी ऐसा नहीं कि किसी एक आध एरिया का गिवन नहीं हो तो निकालना पड़े, सभी का गिवन है आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक टेबल गिवन है, द टेबल शोज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स बिटवीन 1 and 2 and the profit percentages earned for the two items by 7 companies। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें कि यहाँ पे रेशियो ऑफ प्रोडक्शन, मान लो किसी कंपनी में 5,000 आइटम्स बनते हैं, तो उन 5,000 आइटम्स में से 1 और 2 का रेशियो आपको गिवन है 2:3, तो 2,000 आइटम्स बनेंगे ऑफ टाइप 1 और 3,000 प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑफ टाइप 2। दूसरा प्रॉफिट परसेंट अर्नड ऑन पर आइटम, टाइप 1 या टाइप 2 या आइटम 1 या आइटम 2 दोनों का आपको प्रॉफिट परसेंटेज अर्निंग गिवन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इन रुपीज करोड़ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आइटम 1 बाय कंपनीज ए एंड सी टुगेदर। कैसे आएगा, करेक्ट करेक्ट, ए का आपको पता है कि अगर आइटम 1 का निकालना है तो उसका रेशियो है 2 आउट ऑफ 5, क्योंकि 2 + 3 होगा 5, टाइम्स ए का परसेंटेज शेयर कितना गिवन है मार्केट में 15%, तो वो वैल्यू हो जाएगी 15% ऑफ टोटल कितना करोड़ है हमारे पास, ये आएगा ए का। वैसे ही आपको निकालना है सी का भी, तो सी का जब निकालोगे तो वो आएगा 4/5 टाइम्स, देन आपको परसेंटेज देखना है सी का विच इज 22, तो अगेन आपका कैलकुलेशन होगा 4/5 टाइम्स ऑफ 22% ऑफ 25 करोड़। ये दोनों वैल्यूज जो आएंगे इन दोनों को आपको ऐड करना है, चलिए करिए ऐड। हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो करोड़ तो मेरे पास ऐसे लिखा है, बट हाँ उसको एज इट इज 25 लो, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो ब्रैकेट में आपको इन करोड़ ही पूछ रहा है डायरेक्टली।
पहली वाली वैल्यू आ रही है आपकी 1.5 और दूसरी वाली वैल्यू आ रही है 4.4, दोनों का सम आएगा 5.9, करेक्ट। ठीक, चलिए अगला करते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी डी बाय आइटम 2। अब पहले तो आप क्या करोगे कि कंपनी डी का सेकेंड आइटम का कितना रेशियो है, 5/8 टाइम्स कितना है, डी का शेयर 8% है ना, तो डी का शेयर है 8%, कितने करोड़ का, 25 करोड़ का। इसमें भी डी का सेकेंड आइटम का प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है टेबल पे, 25, तो इसका भी 25% और निकालना है। ये आपको पूरा मतलब पहली बात तो 25 करोड़ टोटल कॉस्ट है, उसमें से 8% डी का शेयर है, उसमें भी सेकेंड आइटम जो है वो 5/8 का फॉर्म कर रहा है और उसका भी प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, तो यहाँ से निकल जाएगा, सब कुछ इजीली कैंसिल हो के आ जाएगा पूरा। 25 कितना आ रहा है, 5/16, ठीक है, 5/16 हाँ अप्रोक्स, बट वो एग्जैक्ट आंसर आएगा नहीं, तो मतलब आपको बेसिकली करना है 5/16 करोड़। इस करोड़ को आपको लाख में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शंस लाख में ही है, या एक आध दो ऑप्शन करोड़ में भी है, बट वो भी आएगा नहीं। तो इसको आप करोड़ को कन्वर्ट करोगे तो कितने जीरो लगेंगे, 7। चलो अब करो, आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो 31.25 आएगा। मतलब अप्रोक्सीमेशन पे जाओगे तो ये लगभग 3 गुना जाता है, तो 5×3 हाँ। अब आप 1 करोड़ को 3 से डिवाइड करोगे तो लगभग 30 के लाइन में, लैक्स में आएगा ना, तो हमें आंसर चाहिए 30 की लाइन में और वो भी लाख में, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज 31.25। हाँ अगले का डी लाख, मैं बोला 5/16 जो आया वो करोड़ में आया, तो उसको लाख में कन्वर्ट करना ना। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम 1 बाय कंपनी एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम 2 बाय कंपनी डी। देखो पूरा एक एक कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, एफ का आइटम 1 बोल रहा है और डी का आइटम 2। पहले तो हम ये ले लेते हैं एफ और डी के परसेंटेजेस कितने हैं, 5 और 8, तो बस उसी को लेके यहाँ पे मैं साथ में लिख लेता हूँ 5 और 8, मैं परसेंटेजेस लिख लिया हूँ, वो वहीं से काम आ जाएगा ना। आपका मेजर क्वेश्चन है एफ का आइटम 1 और डी का आइटम 2, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर f का आइटम 1 निकालना है तो वो कैसे होगा, 1/5 टाइम्स ऑफ 5% ऑफ 25। वैसे ही d का क्या होगा, आइटम 1 बोल रहा है, हाँ सॉरी आइटम 2 बोल रहा है, तो 5/8 टाइम्स ऑफ 8% ऑफ 25। अब उसका मेजरली क्वेश्चन क्या था कि जो f वाली वैल्यू आएगी वो d का कितना परसेंट है, मतलब आपको जो फ्रैक्शन हमने अभी निकाला है यही फ्रैक्शन में आपको लास्ट में इनटू 100 करना है। तो देखो 25 कैंसिल होगा ना, ये 5 और ये 5 भी कैंसिल, ये 8 और ये 8 भी कैंसिल, परसेंट भी कैंसिल, खत्म। आपका फाइनल आंसर आ रहा है 1/5 इंटू 100, 20% आएगा। सब कुछ कैंसिल हो रहा है, f का 1/5 होगा ना, 1:4 है ऊपर, मतलब कौन सा परसेंट को अपॉन 100 वाला भी ले लो।
वही तो 1/5 into 5% of 25 करोड़। अरे तुम उसको पूरा सॉल्व कियो। हाँ मैं वही छोड़, मैं वो नहीं किया, मैं डायरेक्ट कैंसिल किया ना, क्योंकि मेरे को पता है वैल्यूज 25 सब कट सकता है एक साथ, इसलिए मैं एक बार ठीक है, सब कुछ कैंसिल होके इजीली आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी जी फॉर आइटम्स 1 and 2 टुगेदर। ठीक है, कंपनी जी का आपको क्या निकालना है, आइटम 1 एंड आइटम 2 का जो टोटल प्रॉफिट कंपनी का आएगा वो आपको निकालना है। क्लियर? अब मेरे को सिर्फ ये बताओ, इसके लिए यूजुअली हमको क्या करना चाहिए? मतलब पहले मैं आइटम 1 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालूं, फिर उसका प्रॉफिट निकालूं, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालूं आइटम 2 का और उसका प्रॉफिट भी निकालूं। करना यही चाहिए ना? कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं इसका इतना लंबा मेथड नहीं चाहता, मैं सीधा शॉर्टकट ले रहा हूं। कौन सी कंपनी बोल रहा है? जी। तो जी को देखते हैं, आइटम 1 का रेशियो है 1 और उसका प्रॉफिट कितना है 30%। आइटम 2 का रेशियो है 2 और उसका प्रॉफिट कितना है? मैं सबसे इजी काम करूंगा, मैं निकालूंगा कंपनी का एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज और वो होगा रेस्पेक्टिव रेशियोज के अकॉर्डिंग 30 into 1 प्लस 24 into 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2, खत्म। एवरेज पढ़े हो? एवरेज में हम क्या करते हैं, लाइक मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं और उनकी एवरेज एज है 15 साल, दूसरी क्लास में 60 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एज है 20 साल। मेरे को पूरा एवरेज अगर निकालना है तो हम पहले बच्चों का रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट्स का रेशियो गिवन है, क्या क्या गिवन है, 1:2 और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट परसेंटेज कितने हैं 30 और 24। तो हम उनका एवरेज जब निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट 1 into रेशियो ऑफ प्रोडक्ट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट 2 into रेशियो ऑफ प्रोडक्ट 2 होल डिवाइड बाय दोनों प्रोडक्ट्स के रेशियोज का सम। तो 30 into 1 प्लस 24 into 2 अपॉन 1 प्लस 2। मेरे को ये सॉल्व करके बताओ, 30 प्लस 48 कितना आएगा 78 बाय 3 कितना आएगा 20। मतलब कंपनी जी का दोनों प्रोडक्ट्स का मिला के एवरेज प्रॉफिट है 26%। ये आपका 70% मेहनत बचा रहा है। ठीक, अब आप सीधा सीधा आओ कि कंपनी जी का शेयर कितना है 12%। तो बस आपका आंसर आ जाएगा 26% ऑफ 12% ऑफ 25 करोड़, खत्म। वरना आप एक एक आइटम का निकालते बैठते तो वहीं पे आपका टाइम मोस्टली वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ट्वेंटी फाइव 4 जार 4 3 जार हाँ 78 लाख आएगा आंसर। आ गया? ये बेसिकली आपके एवरेज पे ही होता है। मतलब इन शॉर्ट उसका एक सिंपल सा लॉजिक इसमें भी बता रहा हूँ कि जैसे मान लो आपका मैथ्स का टेस्ट हुआ और उसके मैक्सिमम मार्क्स थे 50 और आपका फिजिक्स का टेस्ट हुआ उसके मैक्सिमम मार्क्स थे 60। इसमें आपको 20% स्कोर मिला है और इसमें आपको 30% स्कोर मिला है। तो आपका एवरेज स्कोर निकालने के लिए आप क्या करोगे 20 into 50 प्लस 30 into 60 होल डिवाइड बाय 50 प्लस 60 into 100। मैं वो नहीं करूंगा, मैं इन दोनों के मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो लूंगा। क्या रेशियो आएगा 5:6। तो 20 into 5 प्लस 30 into 6 होल डिवाइड बाय 5 प्लस, आपको डायरेक्टली दोनों का एवरेज परसेंटेज मिल जाएगा। हाँ ये एवरेज मिक्सचर से ही है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कराई है कि एक का परसेंटेज इंटू उसके प्रोडक्ट्स का रेशियो, दूसरे का परसेंटेज इंटू उसके प्रोडक्ट्स का रेशियो होल डिवाइड बाय रेशियो का सम। ये रेशियो के कंसेप्ट पे ही आता है। तो आपका ऑलमोस्ट
टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, घर जाके नहीं तो करके देख लेना, इत्मीनान समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। What is the ratio of cost of production of item 1 by company A to that of company D? दोनों का प्रोडक्ट 1 का ही देखना है, तो पहले तो A और D के परसेंटेज देख लेते हैं, 15 और 8, तो ठीक है, इसका 15, इसका 8, और दोनों का आइटम 1 ही चाहिए। तो चलो पहले A का निकालते हैं। A का कितना आएगा, 2/5 टाइम्स ऑफ 15% ऑफ 25, और D का कितना आएगा, 3/8 टाइम्स ऑफ 8% ऑफ 25। फाइनली क्या निकालने बोला, दोनों का कैंसल फिर हो जाएगा, 25 कैंसल, 100 कैंसल, आपस में 8 भी कैंसल, सब कुछ तो कैंसल ऑलमोस्ट हो ही रहा है, निकालने की मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, ये आपस में कैंसल, 25 कैंसल, 8 कैंसल, 5 3 सा भी कैंसल, और ये 3 3 भी कैंसल। रेशियो मेरे ख्याल से तो आएगा 2:1, खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 41 से 45। ठीक है, मैं जानबूझ के बीच के सेट छोड़ के रखा हूँ, उसको बाद में करेंगे क्योंकि वो थोड़े और लेंथी हैं, पहले थोड़े इजी वाले कर लेते हैं। तो स्टार्ट सॉल्विंग 41 to 45। इसमें आपको मेजरली गिवन है, बार ग्राफ में गिवन है 6 डिफरेंट स्कूल्स हैं, P Q R S T एंड U, और उनमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नीचे गिवन है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। जैसे P में गर्ल्स कितनी गिवन है 40, तो बॉयज कितने होंगे, अगर गर्ल्स 40% तो बॉयज कितने होंगे 60। सेम Q में अगर गर्ल्स 45 है तो बॉयज कितने होंगे 55। वो आप इजीली निकाल सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ्स, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। चलिए ट्राई करिए तो पहले। क्वेश्चन 41 से 45 वाला
41 का आंसर कितना आ रहा है? 50। कितना आ रहा है बोल रहे हो? मतलब परसेंटेज कितना आ रहा है? 50। को कुछ और लग रहा है। एक सेकंड, 27.5। अच्छा, बॉयज का पूछा है ना? हाँ नहीं ठीक है, 27.5% गर्ल्स है ना? 72.5 145 17 मतलब 82.5। मेरे को तो 75 वाला लग रहा है। 75.83 आ रहा है क्या? मेरा भी वही आ रहा है। हाँ, टुगेदर का वैसा थोड़ी, वो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ बॉयज इन आर एंड यू। हाँ, आपने यूजुअली ये क्वेश्चन में आपको वो पूछ रहा है कि आर और यू में टोटल कितने परसेंट बॉयज हैं। तो आप पहले ये देखोगे कि आर में 2000 स्टूडेंट्स हैं और यू में 1000 स्टूडेंट्स हैं। आप पहले आर का बॉयज निकालोगे, फिर यू के बॉयज निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो जो भी उनके बॉयज आएंगे, बॉयज ऑफ आर एंड बॉयज ऑफ यू अपॉन आर और यू का टोटल इनटू 100, यही करना है। बट उसके लिए भी मेहनत क्या लगेगी आपको, पहले तो आर के बॉयज निकालना और यू के बॉयज। करोगे? मैं नहीं चाह रहा। अब देखो, आर के नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 2000। यू के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1000। दोनों का रेशियो, यहाँ पे गर्ल्स 27.5 है, तो बॉयज का परसेंटेज कितना आएगा? यहाँ पे गर्ल्स का परसेंटेज है 17.5, तो बॉयज का परसेंटेज 82. वही रेशियो वाला मेथड, 72.5 इंटू 2 प्लस 82.5 इंटू 1 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मेरा 75.83 आ रहा है। कितना आ रहा है चेक कर लो, मेरा तो वो आ रहा था 75.83 आ रहा है। हाँ 78 पॉइंट आ रहा है। 72.5 का डबल कितना होगा? 145 प्लस 82.5, तो एक ही बार आएगा, 227.5 डिवाइड बाय 3, 75.83 आएगा। श्योर है? क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल टी। अब टी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके 1750 और उसमें गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? 40, तो बॉयज का परसेंटेज कितना होगा? तो बस इसका 60 निकालना है। 60% निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आएगा 5। 5 0 15 5। हाँ ठीक है, कितना? 10 करेक्ट, बिल्कुल सही, दैट इज ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, total number of students in school R is approximately what percent of total number of students in school S। R का टोटल आपको पहले ही पता है 2000, S का टोटल कितना है?
हाँ, तो 2000 अपॉन 2750 इंटू 100 कितना आएगा? नियर अबाउट आएगा 25 8 जा 25 11 जा 8/11। हाँ ठीक है, ठीक है 72 या 73% आपका आंसर आएगा नियर अबाउट, क्योंकि ये आपका 8/11 आएगा फ्रैक्शन। 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%, इंटू 8 कर दोगे तो 9 8 का कितना होता है 72, मतलब नियर अबाउट 72.72% कुछ आएगा। जितने लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं पहले उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शन लिखवा चुका हूँ, जो पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलो एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल P and Q together 15। बॉयज निकाले हो बैठ के, यहाँ पे भी आप वही चीज कर सकते हो। हाँ, P में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं 2500, और Q में ये रेशियो आएगा 5:6। अगेन परसेंटेज के हिसाब से देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज है 60% और यहाँ पे 55। सेम वही चीज करो, पहले 60 इंटू 5 प्लस 55 इंटू 6 होल डिवाइड बाय 5 प्लस, यहां से आपको पता चलेगा कि एवरेज परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना है दोनों P और Q में मिला के। अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को ये परसेंटेज मिलता है 63, लेट्स सपोज P और Q मिला के टोटल कितने बच्चे हैं 5000, तो आप 63% निकालोगे 5500 का, मतलब ये मैंने सिर्फ ऐसी बोला है, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं आएगी, जो भी आएगी आएगा तो वैसे 55 और 60 के बीच में ये परसेंट, क्योंकि ये चीज याद रखना एक तरफ 60 है और एक तरफ 55 है, तो एवरेज भी जो होता है वो दोनों के मिड का आता है। 60 आएगा नियर अबाउट 67%, सॉरी 57% आएगा अप्रॉक्स। हाँ 57% नियर अबाउट आएगा, 5500 का वो निकाल लो, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? ठीक है, ये टोटल बॉयज आएंगे और उसको फिर आप करोगे डिवाइड बाय 2, तो 1575 आ जाएगा। हाँ, ये जो हमने निकाला ये टोटल बॉयज है, ये टोटल बॉयज है, आपको इसका एवरेज भी निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल बॉयज का काउंट आया है। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज नंबर ऑफ बॉयज, आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो आंसर आएगा 1575। नाउ लास्ट क्वेश्चन, P की गर्ल्स और Q की गर्ल्स ना, तो डायरेक्टली आ जाएगा यार, कुछ नहीं करना है। P में गर्ल्स कितनी है 40% और बच्चे कितने हैं P में 2500, Q में गर्ल्स कितनी है 45 और बच्चे कितने हैं, बस परसेंटेज भी कट जाएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट रेशियो निकाल दो, खत्म। 5 जा 6 जा और ये भी हो जाएगा 5 8 जा 5 9 जा, मतलब 8 5 जा और भी कट जाएगा, 2 4 जा एंड 2 3 जा, तो 4 5 जा 20 is to 9 3 जा 27, that's the final answer। ठीक, क्लियर है? DI आप लोग इतना देख लियो, मेजरली ट्रिक्स पे या फ्रैक्शंस पे काम हो रहा है, और जरूरी नहीं है कि रेशियो निकालना है या परसेंटेज निकालना है तो पूरी पूरी वैल्यू निकालनी है, डिवीजन इज द मेन थिंग, वो आना चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी शीट आपके पास है, इसको सॉल्व करके रखना, जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उसके बाद हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ मेघा आपका डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी जिनको